हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में, जहां पर हम सुनते हैं विकलांगता जगत से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, जिससे कि आप रह सके इस क्षेत्र में भी अपडेटेड। दोस्तों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी महसूस कर रहे हैं, नए साल की नई ऊर्जा के साथ हमारे आसपास काम शुरू हो चुका है। 2025 के इस जनवरी महीने में सभी लोग नए जोश के साथ अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस साल भी आपकी और हमारी ये दोस्ती यूं ही कायम रहेगी और रेडियो उड़ान आपका चहीता रेडियो चैनल बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप रेडियो उड़ान को लाइव सुनते हैं www.radioudan.com हमारी वेबसाइट के माध्यम से, तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप इसे YouTube पर भी सब्सक्राइब कर लें। LinkedIn पर भी आपको हमारे चैनल से जुड़े तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ रेडियो उड़ान को आप इंस्टा पर भी फॉलो करें, इसे ट्विटर पर भी फॉलो करें और साथ ही साथ फेसबुक पर भी फॉलो करें। दोस्तों, आपके द्वारा लाइक, शेयर और फॉलो किए जाने पर हमारे चैनल को प्रोत्साहन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने की नई दिशा मिलती है, जिससे हमें ये समझ आता है कि आपको इन कार्यक्रमों से लाभ हो रहा है। आप लगातार इन कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं। रेडियो उड़ान के माध्यम से आप अपने आप को अपडेटेड और एंटरटेन्ड रख रहे हैं। दोस्तों, आप रेडियो उड़ान को वेबसाइट के साथ साथ ही लाइव सुन सकते हैं, कई रेडियो लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी। इसी के साथ अगर आपने रेडियो उड़ान की ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, दोनों पर ही। तो दोस्तों, आइए नए साल की नई शुरुआत में आज का हमारा इस साल का पहला कम्युनिटी कलर्स का शो सुनते हैं और देखते हैं कि कौन सी खबरें इस बार हुई है शामिल आज के इस प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। और साथ ही साथ भूलिएगा नहीं, प्रोग्राम के अंत में हम सुनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से आ रही लेटेस्ट सोशल मीडिया अपडेट्स भी। तो आइए करते हैं रुख आज के शो का, सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरटीसी को लाउड स्पीकर लगाने के दिए निर्देश। ओडिशा के मेडिकल कॉलेजेस में विकलांगों के लिए सहायक उपकरणों के साथ किए जाएंगे केंद्र स्थापित। रेलवे स्टेशन के लिए आज भी एक्सेसिबिलिटी है एक दूर का मुद्दा। दिल्ली हाईकोर्ट ने विकलांग उपयोगकर्ताओं के साथ भेदभाव के आरोपों पर केंद्र और उबर से मांगा है जवाब। वर्ष 2024-25 में दिव्यांग रोजगार में रिकॉर्ड प्रगति, 23,000 से अधिक को मिला काम। इग्नू ने यूजी स्तर पर विकलांग समाज और संस्कृति पाठ्यक्रम किया शुरू। विकलांग महिला ने अस्पताल के गेट पर ही दिया बच्चे को जन्म। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आइए अब शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। शुरुआत में सुनते हैं सबसे पहली न्यूज जो आ रही है कर्नाटक हाईकोर्ट से। दोस्तों, बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य परिवहन निगमों को दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ के लिए बसेस में ऑडियो उद्घोषणा प्रणाली यानी AAS संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को बसेस में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए लाउड स्पीकर प्रणाली संचालित की जानी चाहिए, ताकि वे बसेस में चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग बस स्टॉप्स पर पहुंच सके। कर्नाटक राज्य सरकार और उसके परिवहन निगमों को इस संबंध में उन्नत तकनीकी उपकरण और सुविधाएं शुरू करने का निर्देश देते हुए न्यायालय ने कहा कि स्थानिक अधिकारियों को इस योजना को निरंतर संचालित करने के लिए बजटीय प्रावधान में पर्याप्त धनराशि निर्धारित करनी होगी। अगले 2 वर्षों के भीतर राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ के लिए AAS संचालित हो सके और इसे प्रत्येक जिले और तालुके के सभी प्रमुख बस स्टॉप और बिंदुओं पर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि
इसके कवरेज का विस्तार किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश NV अंजारिया और न्यायमूर्ति KV अरविंद की खंडपीठ ने दृष्टिबाधित अधिवक्ता N श्रेयस और श्रेयस ग्लोबल ट्रस्ट फॉर सोशल कॉज द्वारा 2022 में दायर इस जनहित याचिका का निपटारा करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं, जिसका प्रतिनिधित्व इसकी CEO कृतिका N ने किया है। अदालत ने ये भी कहा कि विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक रूप से मार्गदर्शन और सहायता तथा मदद करने के लिए प्रमुख बिंदुओं, बस स्टॉप्स व पर्यवेक्षण कर्मचारियों की एक टीम तैनात की जानी चाहिए ताकि प्रभावी और फलदायी रूप से इसका लाभ उठाया जा सके। दोस्तों, अब आपको खबर सुनवाते हैं भुवनेश्वर से। विकलांग व्यक्तियों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। ओडिशा राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में मंत्री दिव्याशा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रस्तावित केंद्रों में आवश्यक सहायता उपकरण और दिव्यांगजनों तथा चिकित्सा सुविधाओं में आने वाले बुजुर्गों के लिए सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई। हाल ही में अधिकारियों ने योजना को लागू कराने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की। विभाग ने एक निजी सुविधा प्रदाता को शामिल किया जो चिकित्सा सुविधाओं में केंद्र खोलेगा। चर्चा के अनुसार SBC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में केंद्र खोलने के प्रस्ताव हैं। कटक बरहामपुर में MKCG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और बुर्ला में वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में ये केंद्र खोला जाएगा। अधिकारियों ने बारीपदा में पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और पुरी में श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी ये केंद्र खोलने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर स्थित एम्स और कैपिटल अस्पतालों को भी ये केंद्र मिलेंगे। दोस्तों, इस प्रस्ताव की बहुत सराहना की जा रही है। ये केंद्र भारत सरकार की एडिप और RVY योजनाओं के तहत विकलांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण प्रदान करेंगे। दिव्यांगों की आसान गतिशीलता के लिए केंद्रों को मोटर युक्त 3 पहिया वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि दिव्यांगजनों की गतिशीलता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 3600 3 पहिया वाहनों का प्रारंभिक ऑर्डर भी दिया जाएगा। विकलांगता कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता जितेंद्र बिस्वाल ने कहा कि अक्सर चिकित्सा सुविधाओं में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये समर्पित केंद्र निश्चित रूप से उनकी काफी हद तक मदद करने जा रहे हैं। इससे विकलांगों को काफी हद तक राहत मिल सकेगी। दोस्तों, आइए अब आपको खबर सुनवाते हैं इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में विकलांगता कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह रेलवे से सफर कर रहे थे। उन्होंने इस सफर के बारे में ट्विटर के माध्यम से अपना अनुभव साझा किया और कहा है कि वो वर्ल्ड क्लास वंदे भारत रेलवे से मेडिकल कॉलेज रीयूनियन के लिए कानपुर जाने की सोच रहे थे, लेकिन उनका अनुभव इसे लेकर कुछ खास नहीं रहा। प्लेटफॉर्म से जुड़े एस्केलेटर्स किसी काम के नहीं थे और एलिवेटर्स तो थे ही नहीं। पुरानी दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर अपने व्हील चेयर पर बैठे हुए सत्येंद्र सिंह यही सोच रहे थे कि मैं घर से पानी पीकर नहीं निकलता और अपने पास कोई पानी की बोतल भी नहीं रखता, क्योंकि अगर मुझे वॉशरूम यूज करने की जरूरत पड़ी तो ये मेरे लिए मानसिक रूप से बड़ा ही मुश्किल साबित हो सकता है। हमेशा से विकलांगजन इन्हीं समस्याओं का सामना करते आ रहे हैं। रेलवे स्टेशंस पर हो, बस स्टेशंस पर हो या किसी भी लोकल जगह पर जहां पर कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती। वे आगे कहते हैं कि नेशनल कैपिटल दिल्ली को जरूरत तो बहुत सारी चीजों की है और अभी फिलहाल यहाँ पर सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही। हाल ही में जब उन्होंने वर्ल्ड क्लास वंदे भारत का टिकट बुक कराया था, वे जाना चाह रहे थे कानपुर अपने कॉलेज के रीयूनियन के लिए, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म 10 से लेकर 16 तक कोई भी एस्केलेटर या एलिवेटर नहीं मिल पाया।
और जिस दिन वे यात्रा कर रहे थे उसी दिन एक बुजुर्ग महिला जो कि करीब 60 वर्ष की थी, एस्केलेटर के पास से ही नीचे गिर गई और गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुई। एक अन्य विकलांग व्यक्ति डॉक्टर मनोज ने भी इस मामले में अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे भी इसी तरह रेलवे स्टेशन पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और उनका पैर फ्रैक्चर हो चुका है। उनकी ट्रेन भी डिले हो गई थी और उन्हें एस्केलेटर्स पे मदद करने वाला कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के पास उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए वे एक बहुत ही खतरनाक तरीके से व्हील चेयर के साथ स्टेयरकेस से उतरने लगे। दोस्तों, लोगों के ये असली अनुभव, ये असली कहानियां हमसे बताती हैं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन आज भी विकलांग जनों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। हाल ही के वर्षों में बहुत कुछ बदला है, बहुत सारा बदलाव जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन क्या ये काफी है? व्हील चेयर्स तो अवेलेबल होती हैं, लेकिन इन्हें नेविगेट करने के लिए कोई मदद नहीं दी जाती। अक्सर पर्याप्त मात्रा में व्हील चेयर्स भी उपलब्ध नहीं होती। लोगों को साइनेज या किसी भी प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए, लोकेशन तक गाइड करने के लिए कोई चिन्ह भी उपलब्ध नहीं कराए जाते। किसी भी तरह के हेल्प डेस्क या कोई भी सहायक समूह आसपास नजर नहीं आता। दोस्तों, अब आपको खबर सुनवाते हैं दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दृष्टिबाधित वकील द्वारा राइड हेलिंग सेवा का उपयोग करते समय सामना किए गए भेदभाव के आरोपों के जवाब में केंद्र सरकार और उबर टेक्नोलॉजीज को नोटिस जारी कर दिया है। अधिवक्ता राहुल बजाज द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें उबर ऑटो चालक से भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा, जो विकलांग व्यक्तियों के प्रति कंपनी की सेवा के साथ व्यापक मुद्दों को उजागर करता है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने केंद्र और उबर इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड दोनों से ही विस्तृत जवाब मांगा है, जबकि बजाज के वकील ने एक घटना का विवरण दिया जिसमें एक ऑटो चालक ने कथित तौर पर वकील को उनके वांछित गंतव्य तक ले जाने में सहायता करने से इनकार कर दिया और अपमानजनक व्यवहार किया। इस घटना ने भेदभाव के खिलाफ उबर की शून्य सहिष्णुता नीति के पालन पर सवाल उठाए हैं, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत अपने ड्राइवर्स के प्रति संवेदनशीलता के संबंध में। याचिकाकर्ता का तर्क है कि भेदभाव न करने के लिए उबर की सार्वजनिक प्रतिबद्धता के बावजूद इन नीतियों को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जा सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण फर्क नजर आता है। बजाज के अनुसार ये कोई अकेली घटना नहीं थी। उन्हें उबर की सेवा के साथ बार बार ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिन घटनाओं को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है जागरूकता बढ़ाने हेतु। याचिका में उबर और सरकार से तत्काल और प्रभावी उपाय करने का आह्वान किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च 2025 को होनी है। यहां अदालत को उम्मीद है कि उबर और सरकार द्वारा इन चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है।
इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं लखनऊ से। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिकृत सूत्रों के अनुसार मनरेगा योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को उनकी योग्यता, क्षमता और कार्यकुशलता के अनुसार रोजगार प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 से लेकर अब तक 1.24 लाख से भी अधिक दिव्यांगजनों को रोजगार देकर उनकी आजीविका को सशक्त बनाया गया है। इन दिव्यांगजनों के माध्यम से अब तक 44.64 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं श्रीनगर से। इग्नू के स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज SOITS ने 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम के तहत कोर्स कोड BMDG 171 के तहत दिव्यांगता, समाज और संस्कृति नामक एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस साल जनवरी की शुरुआत में UGC ने इग्नू के 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम FYUP को लॉन्च किया, जिसे भारतीय उच्च शिक्षा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है और इसका उद्देश्य छात्रों को नामांकन के विविध अवसर प्रदान करना है। पहले से शुरू किए गए कार्यक्रमों में बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इतिहास, बैचलर ऑफ आर्ट्स अर्थशास्त्र, बैचलर ऑफ आर्ट्स राजनीतिक विज्ञान, बैचलर ऑफ आर्ट्स मनोविज्ञान, बैचलर ऑफ आर्ट्स लोक प्रशासन, बैचलर ऑफ आर्ट्स समाजशास्त्र, बैचलर ऑफ आर्ट्स मानव विज्ञान, बैचलर ऑफ साइंस बायोकेमिस्ट्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स अंग्रेजी, बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी, बैचलर ऑफ आर्ट्स संस्कृत, बैचलर ऑफ आर्ट्स उर्दू, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ आर्ट्स सुविधाएं और सेवा प्रबंधन, बैचलर ऑफ आर्ट्स दर्शन शास्त्र, बैचलर ऑफ आर्ट्स पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने जारी किए एक बयान में कहा कि शिक्षार्थी अपने नियमित कार्यक्रम के हिस्से के रूप में FYUP पाठ्यक्रम ले सकते हैं या अपने प्राथमिक अनुशासन के अलावा किसी अन्य अनुशासन में एक साथ UG डिग्री भी कर सकते हैं। FYUP को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया गया है। इसके तहत हर कोर्स के लिए क्रेडिट स्कोर पेश किए जाते हैं और शिक्षार्थियों के पास शोधक घटक के साथ या उसके बिना 3 साल का ऑनर्स कोर्स या 4 साल का ऑनर्स कोर्स करने का विकल्प होता है। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संदीप गुप्ता ने बताया कि विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इग्नू ने NEP 2020 के अनुसार FYUP के तहत UG स्तर पर विकलांगता अध्ययन पर पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया, जो न केवल विभिन्न प्रकार की विशेष जरूरतों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाएगा, बल्कि जरूरतमंदों की विशेष जरूरतों को संभालने में विशेषज्ञ कार्यबल का निर्माण भी करेगा। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। यहाँ पर एक विकलांग महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। दंपत्ति ने अस्पताल पर रुपए मांगने का आरोप भी लगाया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विकलांग महिला ने अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दिया। दंपत्ति का आरोप है कि उसे अस्पताल में रुपए मांगे गए और जब रुपए नहीं दिए गए तो उन्हें असमर्थता जताई गई और उन्हें वहां से भगा दिया गया। जब वो रात को अपनी पत्नी को लेकर वापस जा रहा था, तभी अस्पताल के गेट पर ही बाहर सड़क पर ही बच्चा पैदा हो गया। ये खबर लगते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। मामले में अस्पताल की महिला चिकित्सक की भारी लापरवाही सामने आई।
दोस्तों, इस मामले की जांच कराने की मांग की जा रही है। विकलांग महिला के पति विशाल ने बताया कि वो यहाँ वीरपालगंज का निवासी है। रात के 11 बजे अस्पताल आया था तो उसे भर्ती नहीं किया गया। उसकी पत्नी गेट पर ही बैठी रही और रात में उसे वही गेट में दर्द हुआ और बच्चा हो गया। बाद में जब अस्पताल वालों को पता चला तो उन्होंने बुलाकर साफ सफाई करवाई और कागज बनाते हुए महिला को अस्पताल के अंदर लिया। फिर उन लोगों ने 1200 रुपए की मांग की। उन्हें इससे पहले भी 1200 रुपए देकर कागज बनवाने की मांग की गई थी। इस संबंध में अब CSC अधीक्षक में जांच कराकर कार्रवाई की बात की जा रही है। अस्पताल के गेट पर ही बच्चे का जन्म हो जाना भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। ऐसे में जांच में क्या कुछ आएगा ये सभी जानते हैं। वहीं इस मामले में CMO डॉक्टर नवीन चंद्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं थी। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर अपना प्यार बरसाने के लिए और इसके साथ बने रहने के लिए। अब प्रोग्राम में बारी आ चुकी है DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स जानने की। दोस्तों, इस वक्त आप रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को सुन रहे हैं, जिस पर अब समय हो चला है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स पढ़ने का। दोस्तों, इन अपडेट्स के जरिए हम पढ़ते हैं डिपार्टमेंट ने साझा की हुई तमाम इंफॉर्मेशन जो कि ऑथेंटिक होती है और कई लोगों के लिए ये जानकारी लाभदायक हो सकती है। तो आइए आज के सोशल मीडिया अपडेट्स के इस सेक्शन की शुरुआत करते हुए जायजा लेते हैं डिपार्टमेंट के तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स का। नए साल की शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां देते हुए डिपार्टमेंट अपनी इस पोस्ट में कहते हैं, नया साल नई उम्मीदें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां पर सशक्तिकरण की कोई सीमा न हो। हम सब मिलकर एक मजबूत, समावेशी और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE आप सभी को नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं देता है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE wishes you all a happy new year 2025। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने एक ग्राफिक भी साझा किया है जिस पर डिपार्टमेंट के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स का चित्र भी बनाया गया है, जिस पर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन तथा यूट्यूब पर भी आप डिपार्टमेंट को फॉलो कर सकते हैं। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट बताते हैं दिव्य कला मेला के बारे में। दोस्तों, दिल्ली के इंडिया गेट स्थित दिव्य कला मेला में हाल ही में आयोजित CSR कॉन्क्लेव में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर #CSR सहयोग में विकलांग व्यक्तियों के जीवन को बदलने की शक्ति है। कॉन्क्लेव में स्पार्क मिंडा ग्रुप, भारतीय उद्योग परिसंघ, JP मॉर्गन, NTPC लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप आदि जैसे कॉर्पोरेट्स के प्रतिनिधियों और #CSR प्रमुखों सहित लगभग 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी CSR नेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह की CSR बैठकें राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। श्री कमलेश संघी, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, श्री चेतन कपूर, टेक महिंद्रा फाउंडेशन, सुश्री फोरम नागोरी, टाटा पावर और अनंत पुप्पाला NTPC ने विकलांगता क्षेत्र में अपने काम और अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार, कॉर्पोरेट्स और विकलांग व्यक्तियों के साथ सहयोग के महत्व पर जोर दिया। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ ही दिव्य कला मेला से डिपार्टमेंट ने कुछ तस्वीरें साझा की है, जिसमें मान्यवरों को बैठे हुए और विचार विमर्श करते हुए साफ देखा जा सकता है। दिव्य कला मेला से ही जुड़ी अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट ने लिखा है कि कर्तव्य पथ पर दिव्य कला शक्ति के अद्भुत कार्यक्रम के साथ दिव्य कला मेला का भव्य समापन भी किया गया। दिल्ली का ऐतिहासिक अनुकूल पथ इलिनॉइस की अद्भुत प्रतिभा और कला के रंग से हुआ सराबोर।
दोस्तों, इसी कला मेला के दौरान आयोजित किया गया था दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम भी, जिसमें कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में MSJE के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी ने कहा कि अब समाज का विकलांगों के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है। इस मंच के माध्यम से हमारे विज्ञापन दाताओं ने साबित किया है कि वो अब बहुत कुछ कर सकते हैं, साथ ही हर क्षेत्र में सफल हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना जरूरी है कि इस बार के दिव्य कला मेले में कई उपलब्धियां हासिल की गई, जैसे कि दिव्य कला मेला में 3.5 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई। उत्कृष्ट स्टॉल्स और वैज्ञानिकों को उनके सैमुअल शिल्प कौशल के लिए सम्मानित किया गया। इंटरनेट कंपनियों को आसानी से लोन प्राप्त कराया गया। इसके लिए नेशनल अलायंस फाइनेंस एंड अलायंस कॉर्पोरेशन NDFDC द्वारा इनिशिएटिव शुरू किया गया। ये आयोजन समावेशी समाज की दिशा में एक एक कदम कर बढ़ता जा रहा है। #सशक्त दिव्यांगजन समर्थ भारत। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार दिव्य कला मेला को प्रिंट मीडिया में भी काफी सराहा गया। इसकी खबरें तथा इससे जुड़े उत्पाद तथा उत्पादकों की तस्वीरें भी प्रिंट मीडिया में काफी नोटिस की गयी। इसके बाद अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं कि पैरा तैराक शम्स आलम पर विभाग को गर्व है। उन्होंने पैराप्लेजिया से पीड़ित व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे समय तक खुले पानी में तैरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि अनगिनत अन्य लोगों को चुनौतियों से पार पाने और महानता हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ने बड़े ही गर्व के साथ इस पोस्ट को पोस्ट करते समय पैरा स्विमर शम्स आलम की कुछ तस्वीरें भी साझा की है, जिसमें वे एक्शन में यानी स्विमिंग करते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ मेडल पहने हुए उनकी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर, जिस पर डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज लिखा गया है, कांग्रेचुलेशंस मोहम्मद शम्स आलम शेख, इंडियन पैरा स्विमर। ये तस्वीर भी साझा की गई है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। ISH न्यूज दैनिक समाचार और मनोरंजन को सुनने में अक्षम लोगों के लिए अनुकूल सुलभ प्रारूपों में ऑनलाइन प्रसारित करता है, जो भारतीय सांकेतिक भाषा ISL या शीर्षकों के साथ दृश्य चित्र, वॉइस ओवर और बंद कैप्शंस में होते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि हम जागरूकता को बढ़ावा देते हुए हर व्यक्ति को समान पहुंच प्रदान करें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम डिपार्टमेंट की सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ते पढ़ते कहीं भटक तो नहीं गए, लेकिन रुकिए, ISH न्यूज के बारे में ये पोस्ट साझा की है डिपार्टमेंट ने और एक उदाहरण दिया है कि समावेशन को बढ़ावा देने वाले हर कृत्य को डिपार्टमेंट सराहते हैं और किस तरह से इसे समाज में प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। तो इसी से जुड़ी है डिपार्टमेंट की ये पोस्ट, जिसमें वे लिखते हैं कि सभी के लिए पहुंच को सशक्त बनाना। #DPWD में हम समावेशन को बढ़ावा देने और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ISH न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म्स सुनने में अक्षम और कम सुनने वाले समुदायों के लिए सुलभ प्रारूपों में दैनिक समाचार और मनोरंजन प्रस्तुत करके इस लक्ष्य की ओर उल्लेखनीय कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, इस बात को साझा करते समय डिपार्टमेंट ने YouTube की एक लिंक भी साझा की है, जिसमें आप द सस्पेक्ट्स हश हश नाम की एक प्राइम वीडियो इंडिया सीरीज भी देख पाएंगे, जिसे आप सबटाइटल्स के साथ साथ देख सकते हैं और साथ ही साथ सुनने में अक्षम लोगों के लिए इसमें लगातार एक वीडियो भी जारी किया जाता है, जिसमें साइन लैंग्वेज के माध्यम से सीरीज के प्रत्येक दृश्य और प्रत्येक डायलॉग को डिस्क्राइब किया गया है। अपनी पोस्ट में डिपार्टमेंट आगे लिखते हैं कि ऐसी पहल पहुंच के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देती है और संचार के अंतराल को बांटती है, विकलांग व्यक्तियों को सूचित और जुड़े रहने के लिए सशक्त बनाती है। साथ मिलकर आइए बाधाओं को तोड़ना जारी रखें, एक समावेशी समाज का निर्माण करें।
दोस्तों, ISH न्यूज एक ऐसा चैनल है जहां पर आप साइन लैंग्वेज में न्यूज के साथ साथ एंटरटेनमेंट कंटेंट भी देख पाएंगे साइन लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा DEPWD सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन यही तक था। आशा करते हैं कि इस सेक्शन के माध्यम से मिल रही जानकारी आपको समय समय से लाभान्वित कर रही है। इस जानकारी को आप भी अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों के साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ आइए मिलकर ये कोशिश करें कि ये जानकारी उन लोगों तक जरूर पहुंचे जो लोग इसका लाभ पा सकते हैं। इस सेक्शन के साथ ही समाप्त होता है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स भी, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, अभी तो वक्त है प्रोग्राम में फिर से एक बार हेडलाइंस सुनने का। तो आइए एक बार फिर से सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। कर्नाटक हाईकोर्ट ने RTC को लाउड स्पीकर लगाने के दिए निर्देश। ओडिशा के मेडिकल कॉलेजेस में विकलांगों के लिए सहायक उपकरणों के साथ किए जाएंगे केंद्र स्थापित। रेलवे स्टेशन के लिए आज भी एक्सेसिबिलिटी है एक दूर का मुद्दा। दिल्ली हाईकोर्ट ने विकलांग उपयोगकर्ताओं के साथ भेदभाव के आरोपों पर केंद्र और उबर से मांगा है जवाब। वर्ष 2024-25 में दिव्यांग रोजगार में रिकॉर्ड प्रगति, 23,000 से अधिक को मिला काम। इग्नू ने UG स्तर पर विकलांग समाज और संस्कृति पाठ्यक्रम किया शुरू। विकलांग महिला ने अस्पताल के गेट पर ही दिया बच्चे